नमस्कार। 12वीं की फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए भाई, पिछली क्लास में न्यूमेरिकल चल रहा था, आपका बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए इस क्लास की न्यूमेरिकल की क्लास ये भी सोच रहे हैं कि इसमें 1-2 क्लास न्यूमेरिकल के और करा दें, जिससे आपका न्यूमेरिकल बढ़िया तरीके से हर टाइप के न्यूमेरिकल बन जाए इस चैप्टर के, क्योंकि न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए ये आज का न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा। ये न्यूमेरिकल है हमारे पास, दो लंबे सीधे तार एक दूसरे से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो दो लंबे सीधे तार, एक तार ये है मान लीजिए, और एक तार ये है। दो लंबे सीधे तार एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? 75 सेंटीमीटर। तो एक दूसरे से 75 सेंटीमीटर की दूरी हमने बना लिया। बात समझ रहे हैं ना। 75 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। और उनमें कह रहा है कि उनमें 5 एम्पियर की स्थायी धारा बह रही है। इन दोनों में कितनी धारा बह रही है? ये पहली तार मान लीजिए और ये दूसरी तार मान लीजिए। तो पहली तार में धारा कितनी बह रही है? I1 = 5 एम्पियर। दोनों में 5 एम्पियर की स्थायी धारा बह रही है। I2 = भी कितने हो जाएगा? 5 एम्पियर। बात समझ रहे हैं ना। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। दो लंबे सीधे तार एक दूसरे से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। उनमें 5 एम्पियर की स्थायी धारा बह रही है। बात समझ रहे हैं ना। एक तार पर दूसरे में बहने वाली धारा के कारण एक तार का मतलब पहली तार पर, एक तार और दो तार, ये दो तारें हैं, पहली तार और दूसरी तार। तो यहां से एक तार का मतलब पहली तार पर दूसरे में बहने वाली धारा के कारण क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए कह रहा है। तो यहां से देखिए, क्योंकि वैज्ञानिक ओस्टेड ने बताया था, ओस्टेड का प्रयोग क्या था? वैज्ञानिक ओस्टेड का प्रयोग जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है, जैसे ये चालक तार, इसमें धारा प्रवाहित करें यदि, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तो ये तार है एक मान लीजिए, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों ओर इधर भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, इधर भी चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये दूसरी तार है, इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो पहली तार पर, बात समझ रहे हैं ना, इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए इस तार जो है, इस तार के कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। पहली तार पर, एक तार पर कह रहा है, पहली तार पर दूसरे में बहने वाली धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो यहां से मान लीजिए, यहां पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। बात समझ रहे हैं ना। इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए क्या निकल रहा है? बी निकल रहा है। तो देखिएगा कैसे बनेगा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा भाई। यहां पर जो है, यहां पर हमें क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे मिलेगा? ध्यान से समझेंगे, जो चीज दी हुई है उसको नोट कर लीजिए। यहां से हमारे पास क्या दिया है? 75 सेंटीमीटर दिया है। बीच की दूरी, ये बीच की दूरी क्या कहलाती? आर कहलाती है। तो बीच की दूरी आर हो जाएगी। आर बराबर कितना दिया है? 75 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल लीजिए तो आर = 75 × 10⁻² मीटर। और इसके बाद देखिए, यहां से हमारे पास इतना हो गया, और दोनों में धारा कितनी बह रही है? I1 और I2। I1 बराबर भी कितना है? 5 एम्पियर है। और इसके बाद I2 बराबर भी कितना है? 5 एम्पियर है। और इसके बाद देखिए, बस इतनी ही चीजें दी हुई हैं। तो चलिए देखते हैं यहां से। ये अनंत लंबाई की तार है। बात समझ रहे हैं ना। अनंत लंबाई की तार, धारावाही चालक तार के कारण, ये इसके कारण इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इस बिंदु पर, इस बिंदु को मान लीजिए P मान लीजिए। बात समझ रहे हैं ना। इस तार के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो एक फार्मूला होता है, अनंत लंबाई की धारावाही चालक तार के कारण, अनंत लंबाई की धारावाही चालक तार के कारण तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यह एम्पीयर के परिपथीय नियम का पहला अनुप्रयोग है। एम्पीयर के परिपथीय नियम का दूसरा अनुप्रयोग क्या है? दूसरा अनुप्रयोग हमारे पास धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ रहे हैं ना। तो अनंत लंबाई की धारावाही चालक तार के कारण तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, B बराबर फार्मूला क्या होता है? μ0I/2πr। बात समझ रहे हैं। μ0I/2πr होता है। तो देखिए, I के स्थान पर दूसरी तार के कारण इस बिंदु पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो दूसरी तार के कारण, तो दूसरी तार में बहने वाली धारा I के स्थान पर I2, और यहां R उसी प्रकार रहेगी। यहां से यहां तक की दूरी R 75 दिया हुआ है, तो यहां से मान रख दीजिए।
तो b इज इक्वल टू म्यू जीरो का मान होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू I2 का मान 5 एम्पियर, तो 5 दिया है, बटे में 2 पाई इंटू में R का मान दिया है 75, गुणे में 10 की घात -2। तो अब देखिए 10 की घात -2 से 10 की घात -2 कैंसिल, तो -7 से -2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, माइनस का 5 बचा। बात समझ रहे हैं ना। अब इसके बाद देखिए पाई से क्या हो गया, पाई कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 हुआ, और इसके बाद 5 1 कम 5 और 5 15 हम 75, 15 25 75 होता है ना, 5 1 कम 5, 5 15 हम 75। अब इसके बाद देखिए यहां से जो बचा हुआ टर्म है उसको रख लीजिए, तो b इज इक्वल टू बचा कितना, b बराबर अंश में देखिए, अंश में कुछ नहीं बचा, केवल 2 बचा है और 10 की घात -5 बचा है, तो यहां से 2 गुणे 10 की घात -5। बात समझ रहे हैं, देखिए 2 बचा और यहां से क्या बचा, 10 की घात -5। हर में कितना बचा, हर में ध्यान से देखेंगे भाई, हर में देखिए 2 पाई कैंसिल हो गया था, 10 की घात -2 कैंसिल, केवल क्या बचा, 15 बचा, तो यहां से हमारे पास 15 हो गया। तो अब देखिए यहां से जो है इसका भाग कराइए, तो कितना बचेगा, 15 में 2 का भाग कराना है, दशमलव लगाया, 0 हुआ, 15 दूना 30, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, 15 एकम 15, 20 से 15 घटा 5 हुआ, दशमलव लगा था 0 बढ़ा दिया, 15 × 3 = 45, 50 से 45 घटा, तो यहां से कितना हुआ, 5 हुआ। तो फिर से वही दशमलव, इसको कह सकते हैं 0.133 और गुणे में 10 की घात -5 टेस्ला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं। तो देखिए ये जो है आपका क्या आ गया, चुंबकीय क्षेत्र। अब दूसरा नंबर ध्यान से देखेंगे, दूसरा नंबर क्या कह रहा है हमारे पास, दूसरे तार की 3 मीटर लंबाई पर कितना बल लगेगा। बात समझ रहे हैं ना, दूसरे तार की 3 मीटर लंबाई पर, दूसरी तार में 3 मीटर लंबाई पर कितना बल लगे। तो यहां से जो है, तो यहां से देखेंगे दूसरा नंबर हमें निकालना है, 3 मीटर की लंबाई पर, 3 मीटर की लंबाई पर लगने वाला बल, 3 मीटर की लंबाई पर लगने वाला बल, तो देखिए बल F बराबर एक फार्मूला होता है IBL साइन थीटा। बात समझ रहे हैं ना, IBL क्या होता है, साइन थीटा। अब यहां से F इज इक्वल टू I का मान देखिए 5 एम्पियर रखा जाएगा, 5 हो गया, इंटू B का मान कितना, 0.133 गुणे 10 की घात -5, या इसको ना रख के हम जो है यहां से रखिए जो है B का मान रख दें कितना, 2 गुणे 10 की घात -5 बटे में 15 रख दे, अभी कैंसिल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, ये तो B का मान हो गया, इंटू यल की लंबाई कितनी मीटर लंबाई, 3 मीटर, तो 3 रख दिया, और गुणे में साइन थीटा। तो देखिए ये जो है जो चुंबकीय क्षेत्र है, बात समझ रहे हैं ना, चुंबकीय क्षेत्र लंबवत चुंबकीय क्षेत्र निकलता है, इस तरह के डेरिवेशन एक कराए थे। बात समझ रहे हैं ना, 2 समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल, तो उसमें जब कराए थे तो जो चुंबकीय क्षेत्र आ रहा था वो क्या आ रहा था, लंबवत होता है। तो यहां से जब चुंबकीय क्षेत्र लंबवत होता है तो थीटा के स्थान पर कितना हो जाएगा, 90 अंश, तो साइन 90 हो गया। तो देखिए आप कैंसिल करा दीजिए, 5 1 कम 5, 5 3 15, 3 1 कम 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब साइन 90 का मान 1 होता है, तो देखिए कितना बनेगा, F इज इक्वल टू, यहां से हमारे पास कितना आ गया, साइन 90 का मान 1 होगा, इससे कोई मतलब नहीं, तो कितना बन गया, 2 गुणे 10 की घात -5 न्यूटन। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहां से दूसरा नंबर सवाल। देखिए दूसरा नंबर सवाल है, दिए गए चित्र में 2 लंबे समांतर धारावाही चालकों में 1 एम्पियर तथा 3 एम्पियर की धाराएं एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में प्रवाहित हो रही हैं। दिए गए चित्र में 2 समांतर धारावाही चालकों में 2 समांतर धारावाही चालक, एक ये पहला चालक हो गया, एक ये दूसरा चालक हो गया। दिए गए चित्र में 2 लंबे समांतर धारावाही चालकों में 1 एम्पियर और 3 एम्पियर की धाराएं एक दूसरे के विपरीत प्रवाहित हो रही हैं। बात समझ रहे हैं ना, तारों के बीच 2 सेंटीमीटर की दूरी है, इन दोनों तारों के बीच कितनी सेंटीमीटर दूरी है, 2 सेंटीमीटर दूरी है। तो एक बार फिर से देखेंगे, दिए गए चित्र में 2 लंबे समांतर धारावाही तारों में जो है 1 एम्पियर और 3 एम्पियर धारा एक दूसरे की विपरीत बह रही है, एक इधर तो एक इधर बह रही है, और इन दोनों तारों के बीच दूरी 2 सेंटीमीटर है। बात समझ रहे हैं ना, तारों के बीच 2 सेंटीमीटर की दूरी है, तारों के बीच ठीक मध्य बिंदु पर,
इन दोनों तारों के बीच ठीक मध्य बिंदु पर, बात समझ रहे हैं ना, ये मध्य बिंदु है आपका। मध्य बिंदु का मतलब इधर भी 1 सेंटीमीटर होगा, इधर भी 1 सेंटीमीटर होगा। तो तारों के बीच ठीक मध्य बिंदु पर 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान प्रोटॉन पर, बात समझ रहे हैं ना, ये जो है कितने वेग से गतिमान है भाई, ये यहां पर ये प्रोटॉन रखा है, ये क्या है आपका, ये प्रोटॉन है और इधर की तरफ गतिमान है। यहां से यहां तक की दूरी ये देखिए मध्य बिंदु पर है, ये मध्य बिंदु पर है। तो यहां से यहां तक की दूरी पूरी 2 सेंटीमीटर है, तो ये यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। चूंकि ये 2 है तो 2 का आधा मध्य बिंदु पर क्या हो जाएगी, ये 1 तो कुल मिला क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां से जो है ये यहां पर क्या है, मध्य बिंदु पर प्रोटॉन 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर की तरफ गतिमान है। बात समझ रहे हैं ना, गतिमान प्रोटॉन पर कार्य करने वाले, ऊपर की तरफ गतिमान है तो इस पर कार्य करने वाले बल का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। क्योंकि लॉरेंज बल से बताया गया था कि जब कोई आवेशित कण, सुन लीजिएगा भाई, जब कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जब कोई आवेशित कण प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन में प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। प्रोटॉन में कितना आवेश होता है, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो जब कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। और लॉरेंज बल का मान क्या होता है, QV sin थीटा होता है। बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए देखें यहां से, अब देखिए इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये जो है, जो ये गतिमान आवेश है, जब कोई गतिमान आवेश किसी एक समान, तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। चूंकि ये जो है पहली तार हो गई और ये क्या हो गई, दूसरी तार। पहली तार में भी धारा बह रही है, तो पहली तार के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V1 और दूसरी तार के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, V2। तो अब यदि दोनों की तीव्रताएं एक ही दिशा में होंगी तो इस बिंदु पर कुल तीव्रता क्या हो जाएगी, B बराबर B1 प्लस B2 हो जाएगी। और यदि दोनों की तीव्रताएं अलग अलग होंगी तो कुल तीव्रता क्या हो जाएगी, B बराबर B2 माइनस B1 होगा। चूंकि 3 एम्पीयर धारा इसमें ज्यादा, इसमें कम है, तो ज्यादा से कम वाली चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। बात समझ रहे हैं, अलग विपरीत दोनों जो है चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशाएं अगर विपरीत होती। तो अब देखिए यहां से पहले दिशा देख लीजिए। तो यहां से जो है पहली तार के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 की दिशा कैसे निकलेगी। जब भी आपको जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए कहे तो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 ध्यान रखिए। जब भी बल की दिशा कहे तो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 ध्यान रखिए। बात समझ रहे हैं ना। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 क्या कहता है, यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा, ये देखिए अंगूठा चालक की दिशा में, अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, तथा फैली हुई उंगलियां, ये फैली हुई उंगलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करें जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहां से देखिए, यहां से रखिए, ये जो है ये अंगूठा क्या है, अंगूठा धारा की दिशा में है। यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में तथा फैली हुई उंगलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करेंगी जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, दिशा ज्ञात करनी है। तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो यदि यहां से देखिए अंगूठा धारा की दिशा में पहली तार के कारण देख रहे हैं, बात समझ, तो पहली तार में धारा ऊपर की तरफ बह रही है तो इसी दिशा में अंगूठा भी है। और ये फैली हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र उस बिंदु P की ओर संकेत करेंगी जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा में अंदर की ओर क्या होगा, B1 की दिशा होगी, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। अब इसके बाद देखिए B2 की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। B2 को के लिए इस प्रकार कुछ हाथ रखना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो कुछ इस प्रकार हम हाथ रखेंगे, ध्यान से देखिएगा भाई। ये जो है हमारे पास देखिए यहां से ये नीचे की तरफ धारा बह रही है तो अंगूठा नीचे की तरफ होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना। यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा धारा की दिशा में तथा फैली हुई उंगलियां इस बिंदु P की ओर संकेत करेंगी जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हथेली के लंबवत, ये देखिए हथेली के लंबवत अंदर की ओर हो गए ना, हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो इस तार के कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, B2 अंदर की तरफ
तरफ होगी। तो यहां से देखिएगा ये जो है ये 3 एंपियर की धारा नीचे की तरफ बह रही है। तो यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक बहने वाली धारा की दिशा में तथा फैली हुई उंगलियां इस बिंदु P की ओर संकेत करेंगी जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है, तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा में अंदर की ओर क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र B2 की दिशा होगी। तो B1 और B2 की दिशा दोनों एक ही तरफ है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है। बात समझ रहे हैं ना। इसलिए इस बिंदु पर कुल तीव्रता, पहली तार के कारण इस बिंदु पर B1, दूसरी तार के कारण इस बिंदु पर B2, तो बिंदु P पर यहां से इस बिंदु पर कुल तीव्रता क्या हो जाएगी, कुल तीव्रता B बराबर क्या हो जाएगी, B1 प्लस क्या हो जाएगा, B2। तो यहां से देखिए B की वैल्यू निकालिए, तो यहां से B की वैल्यू कैसे मिलेगी, ये B1 क्या है, पहली तार के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो अनंत लंबाई की तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, फार्मूला μ0 I अपान 2 पाई आर। बात समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए पहली तार के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं B1, तो पहली तार के कारण है तो I के स्थान पर पहली तार में धारा ये I1 है। बात समझ रहे हैं ना। और ये धारा कितनी है, ये I2 है। तो यहां से पहली तार में धारा कितनी बह रही, I के स्थान पर I1। पहली तार के लिए यहां से यहां तक की दूरी R1 मान के चलेंगे, तो R1 हो गया प्लस B2 भी इसी प्रकार जो है ये अनंत लंबाई की तार के कारण, धारावाही चालक तार के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, μ0 I अपान 2 पाई आर। तो अब देखिए यहां से दूसरी तार में धारा I के स्थान पर I2 और R के स्थान पर यहां से यहां तक की दूरी R के स्थान पर क्या हो जाएगा, R2 हो गया। अब यहां से देखिए कॉमन क्या है, यहां से कॉमन दिख रहा है हमारे पास μ0 अपान 2 पाई इसमें है, μ0 अपान 2 पाई इसमें दिख रहा है, तो μ0 अपान 2 पाई कॉमन ले लो। यहां से बचा कितना, I1 अपान R1 और प्लस यहां से कितना बचा, I2 अपान R2 बचा। अब देखिए ध्यान से देखेंगे भाई, सारी वैल्यूज रख दीजिए। तो यहां से μ0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 और बटे में 2 पाई, और यहां से क्या होता है I1 का मान 1 दिया है बटे में R1 का मान देखिए, ध्यान से देखेंगे भाई, R1 का मान, I1 का मान तो 1 हो गया, R1 का मान कितना है, R1 का मान ये देखिए, R1 का मान यहां से यहां तक पहली तार से इस बिंदु तक की दूरी R1 कहलाती है। R1 का मान 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर का मतलब इसको मीटर में बदल दीजिए, 1 गुणे 10 की घात -2 मीटर, और प्लस I2 का मान कितना है, 3 एम्पियर, तो 3 बटे यहां से R2 का मतलब दूसरी तार से इस बिंदु तक की दूरी R2 कहलाएगी। R2 का मान 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब मीटर में बदलिए तो 1 गुणे 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। अब यहां से देखो, यहां से हमारे पास पाई से पाई कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, जो बचा हुआ टर्म है उसको रख लीजिए। तो यहां से क्या बचा हमारे पास, b इज इक्वल्स टू 2 गुणे 10 की घात -7, 2 गुणे 10 की घात -7 गुणे में कॉमन क्या है भाई, देखिए 2 गुणे 10 की घात -7 कॉमन कुछ चीज दिख रही है, तो यहां से जो है ये 1 बटे इसके बगल में 1 का गुणा कह सकते हैं, यहां भी 1 का गुणा कह सकते हैं, तो 1 बटे 1 गुणे 10 की घात -2 इसमें है, 1 बटे 1 गुणे 10 की घात -2 इसमें है, तो 1 बटे 1 गुणे 10 की घात -2 कॉमन ले लीजिए। बचा कितना, जब ये नीचे वाली चीज पूरी कॉमन निकल आई तो अंश में कितना बचा, 1, और प्लस इसमें भी नीचे वाली चीज कॉमन निकल आई तो अंश में केवल क्या बचा, 3 बचा। तो अब देखिए यहां से 10 की घात -2 से 10 की घात -2 कैंसिल, तो -7 से -2 कैंसिल करा दीजिए, -7 से -2 चला जाए, कितना बचेगा, -5 बचा। तो b इज इक्वल टू कितना बचा, 2 गुणे 10 की घात कितना, -5, और गुणे में 3 1 कितना हो जाएगा, 4, तो 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 गुणे 10 की घात -5। तो अभी इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B है निकला है, इस बिंदु पर क्या निकला, चुंबकीय क्षेत्र B, और यहां से इस चुंबकीय क्षेत्र में ये आवेशित कण प्रोटॉन, ये आवेशित कण यहां पर ये कौन सा कण है, प्रोटॉन। तो क्या बताया गया था, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में
कोई आवेशित कण जो है गति करता है तो उस पर एक बल लगने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। तो देखिए कण की दिशा ऊपर की तरफ और इस बी की दिशा अंदर की तरफ, चूंकि B1 की भी दिशा अंदर की तरफ थी, B2 की भी दिशा अंदर की तरफ थी, दोनों का योग हो गया था, तो B बराबर B1 प्लस बीटा B2, दोनों की दिशा क्या हो गई है, अंदर की तरफ। तो कुल B की दिशा किधर की तरफ हो गई है, अंदर की तरफ हो गई थी। बात समझ रहे हैं? ये देखिए B1 की दिशा B कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ थी, इस B2 की भी दिशा इसके कारण इसकी भी कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर थी, तो दोनों की कुल तीव्रता B, इसकी भी दिशा क्या हो जाएगी, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो और कण की गति किधर की तरफ है, गति ऊपर की तरफ है, गति ऊपर और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, तो जो है वेग और जो है इसकी चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण कितना बनेगा, 90 अंश। एक ऊपर चल रहा है, कण ऊपर चल रहा है, कण के चलने की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच जो कोण बनने वाला है वो कितना है, थीटा बराबर 90 डिग्री है। तो यहां से अतः प्रोटॉन पर लगने वाला बल, तो प्रोटॉन पर लगने वाला बल निकालिए, तो बल F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर लॉरेंज बल। बात समझ रहे हैं ना, F का मान लॉरेंज बल के अनुसार क्या हो जाएगा, F बराबर QVB sin थीटा। तो F बराबर कौन गति कर रहा है भाई, प्रोटॉन गति कर रहा है, तो Q का मान रखिए, प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 प्लस का। बात समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में आवेश बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन में केवल माइनस का 1.6 गुणे 10 घात -19 होता है और प्रोटॉन में प्लस का 1.6 गुणे 10 घात -19 होता है। इनटू में V, इस प्रोटॉन की गति कितनी है भाई, प्रोटॉन की गति है 10 की घात 6। बात समझ रहे हैं ना, और गुणे में B का मान कितना है, B का मान है 8 गुणे 10 की घात -5 हो गया। बात समझ रहे हैं ना। इसके बाद देखिए साइन थीटा, तो गुणे में साइन थीटा का मान कितना है, 90 अंश। बात समझ रहे हैं ना। तो अब यहां से देखेंगे भाई आगे, तो देखिए यहां से आगे कैलकुलेट कीजिए इसको, तो F बराबर संख्याओं साइन 90 का मान 1 होता है, एक का कोई मतलब नहीं इसको रखने का, तो 1.6 संख्याओं को अलग कर लीजिए, 1.6 और 8 दिख रहा है, तो 16 × 128 और कितने अंक पहले दशमलव, 1 अंक पहले दशमलव, और गुणे में घात वाली राशियों कैलकुलेट कीजिए, तो 19 माइनस का 19 -5, तो -19 -5 जुड़ के कितना हो जाएगा, 9 5 14, तो यहां से माइनस का 24 और गुणे में 10 की घात क्या हो जाएगा, 6 हो गया। तो अब देखिए कितनी वैल्यूज आ गई, तो F बराबर आ गया हमारे पास 12.8 गुणे 10 की घात -24 से 6 चला गया, तो 8 से 14 माइनस का 18 बचा। बात समझ रहे हैं, -24 से 6 घटा दो, 24 से 6 घटाओ तो माइनस का 18 हुआ और 21 में आएगा, न्यूटन में आएगा। तो ये हमारे पास भाई इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये आए हुए क्वेश्चन हमने कराया है। हम बार बार बता रहे हैं कि इस चैप्टर से आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी सवाल बन पाएंगे। कोई सोचे कि हम जो है फार्मूला बेस्ड ऊपर लगा ले, तो ऐसा नहीं है, फार्मूला तो आपको पता है। बात समझ रहे हैं ना, जब तक B1 B2 की आप दिशा नहीं ज्ञात करेंगे तो आप जो है इसको जोड़ नहीं सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं है, ये B1 प्लस B2 हर बार नहीं होता, किसी में B1 माइनस B2 भी हो जाता है, किसी में B2 माइनस B1 भी हो जाता है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ रहे हैं ना, तो जब तक आप इसको सिद्धांत नहीं समझेंगे कि एक्चुअली में इसका सिद्धांत है क्या, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। यदि समझ में आ गया इसका सिद्धांत तो नीचे लिखिए समझ में आ गया भाई, कमेंट में सभी लोग तुरंत लिखिए समझ में आ गया। और इसके बाद देखिए जो है अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई कमी रह गई है तो नीचे तुरंत बताइए कि यहां पर जो है कम समझ में आया है। आप किताब का हेल्प लीजिए थोड़ा सा, बात समझ रहे हैं ना, बुक कुमार मित्तल की किताब का थोड़ा सा हेल्प लीजिए, उसमें एक उदाहरण बिल्कुल सही तरीके से जो है लगाइए, तब जाके जो है सवाल कुछ आगे बनेंगे। चलिए जो है इसमें से 2 सवाल कुछ होमवर्क के लिए हम दे दें, बात समझ रहे हैं, उनको सभी लोग करके दिखाएंगे नीचे की, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसमें सभी लोग होमवर्क करके उसमें फोटो खींच के दिखाइए सभी लोग। देखिए 2 क्वेश्चन ये होमवर्क के लिए दिए जा रहे हैं भाई। पहला नंबर क्वेश्चन है, 2 लंबे समांतर तार परस्पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। 2 लंबे परस्पर तार हैं, बात समझ रहे हैं ना, 2 लंबे परस्पर जो है 2 लंबे तार परस्पर कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये तो आर दिया हुआ है, इनमें क्रमशः 2 एम्पीयर तथा 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। वो I1 का मान दिया, I2 का मान दिया है। प्रत्येक तार द्वारा दूसरे तार के प्रति प्रत्येक तार द्वारा
बात समझ रहे हैं ना, प्रत्येक तार द्वारा दूसरे तार के प्रति मीटर लंबाई पर, प्रति मीटर लंबाई दिया है मतलब 1 मीटर लंबाई, बात समझ रहे हैं ना, लंबाई का मान 1 दिया है, 1 मीटर लंबाई पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो एक डेरिवेशन करवाया गया था, इस चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन था, दो समांतर धारावाही तारों के बीच, दो समांतर धारावाही तारें थी, तो दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल का मान, बात समझ रहे हैं ना, दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल F अपान L बराबर क्या होता है, F अपान L बराबर म्यू जीरो अपान 2 पाई और इसके बाद I1 I2 अपान R होता है, ये फार्मूला होता है। देखिए यहां से F की वैल्यू, यहां से बल की गणना करना, L का मान कितना दिया है 1 मीटर लंबाई, तो L का मान 1, म्यू जीरो का मान पता होता है, I1 का मान 2 एम्पियर और I2 का मान 3 एम्पियर, R का मान 3 सेंटीमीटर, ये सारे मात्रक SI पद्धति में होने चाहिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो F का मान मिल जाएगा। ये भी सवाल इसी फार्मूले पर आधारित है। दो लंबे सीधे तार जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पियर धारा, दोनों लंबे जो है समांतर तार है, पहला तार है और दूसरा तार, दोनों में प्रत्येक में 5 कह रहा है, तो पहले तार में भी 5 बह रही, दूसरे में भी बह रही है, तो I1 का भी मान 5 दिया है, I2 का भी मान कितना दिया है 5 दिया हुआ है, तो यहां से I1 और I2 का मान 5-5 दिया है। एक दूसरे से के समांतर कितने दूरी पर है 2.5 सेंटीमीटर, ये तो R की वैल्यू दिया हुआ है, किसकी वैल्यू दिया है, ये एक दूसरे से कितने दूरी पर है, R होती है बीच की दूरी, तो बीच की दूरी R का मान 2.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल दीजिएगा। तारों की 10 मीटर लंबाई पर कितनी मीटर लंबाई, लंबाई का मान 10 मीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए, तो बल का मान F का मान निकालना है। सारी चीज दी हुई है, सभी SI पद्धति में बदल के तब लगाएंगे सवाल, बात समझ रहे हैं ना। सभी लोग भाई होमवर्क करके दिखाना है, सभी को करके दिखाना है, कोई ऐसा जो है लड़का ना हो जो सोचे कि बिल्कुल हमें करके नहीं दिखाना है, बात समझ, सभी लोग करके दिखाइए। अगर आप लगा रहे हैं सवाल, पढ़ रहे हैं तो करके दिखाइए, तो उससे ये पता चलता है कि हाँ इतने लोग जो है सही वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना। और जो है सही ढंग से पढ़ते जाइए, जहां पर भी दिक्कत हो तो उसको बताइए।